मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से मित्रों म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं, अपना जीवन मित्रों सुखमय बिताना चाहते हैं, तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल है। मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास मित्रों लिए जाते हैं, अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन ज्वाइन जरूर करें। ठीक है मित्रों, टीआरई 4.0 के लिए मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों पैकेज तैयार किया गया है। अब मित्रों इस नंबर के माध्यम से, दोनों में से कोई नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल जो है संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और बहुत कम समय मित्रों अधिक से अधिक आपको कोर्स की तैयारी करवा दिया जाएगा। आज के पहले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि 12 स्वरों में से, ठीक है, 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों शुद्ध स्वर है, बी में विकृति स्वर है, सी में आपको कोमल स्वर है, डी में आपका तीव्र विकृति स्वर है। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं अब आंसर देने के लिए टूट पड़िए, ताकि मित्रों 100% आपको एग्जाम में जैसे सभी प्रश्नों का आंसर आपको दे करके आ जाइए। मित्रों 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर को मित्रों शुद्ध स्वर बोलते हैं। ए पर 100% आंसर सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है तो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर, विकृति स्वर, कोमल स्वर या तीव्र स्वर? फट से मित्रों बताइए कि जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है तो उसे मित्रों क्या कहते हैं? 3 नंबर प्रश्न के मित्रों कमेंट्स में फट से आंसर दीजिए। तो मित्रों उसे हम लोग जो बोलते हैं कोमल स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अचल स्वर किसे कहते हैं? मतलब ये चारों में से मित्रों अचल स्वर कौन है? रे और प, सा और प, नी और प, ध और प। मित्रों बताते चले कि सा और प को जो है मित्रों अचल स्वर की दर्जा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि श्रुतियां कितनी होती है? 22, 23, 24, 26। मित्रों जितने भी प्रश्न आपके पास लाए हैं सभी के सभी प्रश्न मित्रों एग्जाम में पूछे हुए हैं, अतः बारीकी से मित्रों जरूर ध्यान दीजिए। श्रुतियां कितनी होती है? मित्रों बताते चले कि कुल श्रुतियों की संख्या आपको 22 है। मतलब एपल आंसर मित्रों आपको 100% क्या है? सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ? फट से मित्रों बताइए। छोटा डेट के साथ भी आपको बताना है कि विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म मित्रों कब हुआ। ए में आपका 10 अगस्त 1860, 12 अगस्त 1960, सी में 13 अगस्त 1960, डी में मित्रों 14 अगस्त 1960। फट से मित्रों बताइए कि पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म मित्रों कब हुआ। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 10 अगस्त 1860। एपल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि पंडित पलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है? मित्रों फट से बताइए कि पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है। ए में आपका प्लस है, बी में क्रॉस है, सी में व्हाट है, डी में आपका शून्य है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित पलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्लस की मात्रा से, प्लस के चिन्ह से मित्रों पहचानी जाती है। एपल आंसर आपका सही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं? फट से मित्रों बताइए। आंसर देखिए देने में अब देरी नहीं कीजिए। जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हम हैं सोच समझ करके फट से आप कमेंट्स में आंसर डालिए। और जो थ्योरी क्लास मित्रों हम लिए हैं, यदि आपके पास थ्योरी क्लास मेरा अवेलेबल नहीं है तो मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों थ्योरी क्लास आपको बहुत फास्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के ताल लिपि में खाली के कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं? तो मित्रों ए में आपका 0 है, बी में 1 है, सी में क्रॉस का साइन और डी में मित्रों प्लस है। मित्रों बताते चले कि 8 प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शून्य। खाली किसे इंडिकेट करते हैं? शून्य से। एपल आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न है तानपुरे पर जब सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रकार है। मतलब तानपुरे पर जो मित्रों कितने हर्ट्ज के कितने आवृत्ति तक मित्रों हम सुन सकते हैं। ए में आपका 15 से 50 है, बी में 80 से 55, 100, सी में मित्रों 100 से 10,000, डी मित्रों 100 से 1000। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
एप्पल मतलब 15 से 8500 हर्ट्ज तक मित्रों तानपुरे के ध्वनि को मित्रों हम लोग सुन सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नगमा किसे कहते हैं? फट से बताइए। नगमा मित्रों संगीत में किसको कहते हैं? लहरा को, दुपल्ली को, ख्याल को, या इनमें से कोई नहीं? मित्रों फट से बताइए कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि नगमा मित्रों किसको कहते हैं? तो मित्रों बताते चलें कि संगीत में जो मित्रों लहरा होता है उसी को जो है मित्रों नगमा कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखिए कि संगीत में जो नगमा किसको कहते हैं, तो लहरा को क्या बोलते हैं मित्रों? नगमा बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है, संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं? फट से मित्रों बताइए कि संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं? ए में आपका शारीरिक, बी में मानसिक, सी में विकलांग, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न मित्रों आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में सबसे अधिक सफलता पाते हैं। मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, जो मानसिक तौर पर मित्रों जो बीमार रहता है उसको मित्रों संगीत के माध्यम से इलाज करना बहुत ही ईजी और आसान होता है और 100% मित्रों उसको रिटर्निंग आने का चांस रहता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि भाव, राग और ताल इन तीनों को एक साथ किसने दिखाया जा सकता है? और से मित्रों बताइए, भाव, राग, ताल इन तीनों को मित्रों किसमें होगा, किसमें दिखाया जा सकता है? नाद में, वाद्य में, नाटक में, इनमें से कोई नहीं? मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाद में। इसमें नाद कहने के मतलब है कि एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मित्रों आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें तथा मित्रों जो भी आपके सगे संबंधित मित्र हैं उनको मित्रों यह चैनल का लिंक जरूर भेजें ताकि मित्रों सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सकें। प्रश्न आपका है कि भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भाव के उद्घाटन का सबल साधन माना है? ए में मित्रों गीत है, बी में वाद्य है, सी में नाटक है, डी में मित्रों इनमें से किसी में भी सही नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा फट से कमेंट से बताइए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए। तो मित्रों एप्पल आंसर 100% सही है, गीत मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, मिंड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि मिंड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? ए में आपका पाज है, बी में रेस्ट है, सी में अस्तर है, डी मित्रों क्वेर है। फट से मित्रों बताइए कि मिंड को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मिंड को जो है मित्रों पाश्चात्य संगीत में अस्तर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक से दिखाया जाता है? फट से मित्रों बताइए कि तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक से दिखाया जाता है? ए में आपका तार है, बी में मंद्र है, सी में मध्य है, डी मित्रों कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरे में पंचम स्वर किस सप्तक से दिखाया जाता है? मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मंद्र से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, तानपुरे का छाया तार किस सप्तक से मिलाया जाता है? मित्रों फट से बताइए कि तानपुरे का छाया तार किस सप्तक से मिलाया जाता है? ए में आपका मध्य है, बी में मंद्र है, सी में तार है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरे का छाया तार किस सप्तक से मिलाया जाता है? मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों मध्य सप्तक से मित्रों मिलाया जाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलता है? मित्रों फट से बताइए कि राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलता है? ए में आपका ग है, बी में रे है, सी में प है, डी में आपका ध है। मित्रों फट से बताइए कि राग दरबारी कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार किस स्वर में मिलता है? मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, मतलब प स्वर में मित्रों तानपुरे का कन्हाड़ा में तानपुरे का प्रथम तार जो है मित्रों प स्वर मित्रों मिलता है।
इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है? ए में आपका मित्रों मिंड हो जाएगा, बी में मेलोडी, सी में आप ओपेरा, डी मित्रों ऑर्केस्ट्रा है। मित्रों फट से बताइए कि आधुनिक स्केल पद्धति को क्या कहा जाता है। तो मित्रों बताते चलें कि आधुनिक स्केल पद्धति को जो मित्रों हम लोग बोलते हैं मिंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों मॉक टेस्ट नंबर 7 का 19 नंबर प्रश्न आपका है। ध्यान दीजिएगा, जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए। आपको बीपीएससी 3.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? कैनटाटा, सोनाटा, पोलका या चैम्बर। मित्रों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इसको सोनाटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार थे? मित्रों ए में आपका दिल्ली है, बी में आगरा है, सी में किराना है, डी में आपका जयपुर है। मित्रों फट से बताइए कि अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार थे? तो मित्रों बताते चले कि अब्दुल करीम खां का जो मित्रों संबंध था किराना घराना से था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसको याद रख सकते हैं, क से करीम और क से किराना, क से करीम और क से किराना। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा तथ्य बता रहे हैं, इसको अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश कीजिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अर्थात मित्रों किसी भी प्रकार के मित्रों यदि आप काम कर रहे हैं उसमें यदि कितनों भी कठिनाइयां क्यों नहीं आ जाए, मित्रों आप जो है हौसला बना करके रखिए, सफलता आपको निश्चित आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, आगरा घराने के जन्मदाता कौन है? फट से मित्रों बताइए। अब्दुल करीम खां, बी में मित्रों गिरजा देवी, सी में आपका नथन प्रिबक्स, डी में मित्रों हाजी सुजान खां। मित्रों फट से बताइए कि आगरा घराने के जन्मदाता कौन है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा आगरा घराने के जो मित्रों जन्मदाता है हाजी सुजान खां है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों आपके एग्जाम में घराने से रिलेटेड अनेक प्रश्न 100% आएगा, इसलिए मित्रों हम प्रत्येक दिन मित्रों घराना से संबंधित एक प्रश्न आपको डालते हैं। अलादिया खां के घराने का नाम बताइए। ए में आपका जयपुर है, बी में पंजाब है, सी में ग्वालियर है, डी में आपका किराना है। मित्रों फट से बताइए कि अलादिया खां के घराने का नाम बताइए। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। अलादिया खां के घराने का नाम क्या है मित्रों? तो जयपुर घराना है। इस प्रकार मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न मित्रों कि अली खां किस घराने के कलाकार हैं? ए में आपका जयपुर है, बी में पटियाला है, सी में आगरा है, डी मित्रों आपका अतरौली है। फट से मित्रों बताइए कि अली खां किस घराने के कलाकार हैं? तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अली खां का संबंध मित्रों पटियाला घराना से था। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, किराना घराने के काले खां कौन से वाद्य बजाते थे? फट से मित्रों बताइए। किराना घराने के काले खां, अब पूछेगा कि काले खां का संबंध किस घराने से? तो किराना घराने से। और किराना घराने के काले खां कौन से वाद्य बजाते थे? ए में आपका सारंगी है, बी में बीना है, सी में तबला है, डी में आपका सितार है। मित्रों फट से बताइए कि किराना घराने के काले खां कौन से वाद्य बजाते थे? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब सारंगी बजाते थे। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? फट से मित्रों बताइए सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? ए में आपको कोलकाता, बी में लखनऊ, सी में बनारस, डी में आपका जयपुर है। मित्रों फट से बताइए कि सिद्धेश्वरी देवी किस घराने की गायिका थी? तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सिद्धेश्वरी देवी का संबंध मित्रों लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किशोरी अमोनकर किस घराने के गायक हैं?
मित्रों फट से बताइए कमेंट्स में कि किशोरी अमोनकर का संबंध मित्रों किस घराने के हैं। ए में दिल्ली है, बी में आगरा है, सी में जयपुर है, डी में आपका बनारस है। मित्रों फट से बताइए कि इनका संबंध किस घराने से था। तो मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा किशोरी अमोनकर का जो मित्रों संबंध था मित्रों उनको जयपुर घराने से था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों पूछ सकता है कि किशोरी अमोनकर क्या है, तो गायक है, शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गंगूबाई हंगल, हलंग नहीं हंगल हो, गंगूबाई हंगल किस घराने की है। मित्रों में स्टूडेंट लिखा गया है गंगूबाई हंगल किस घराने की है। ए में आपका लखनऊ है, बी में दिल्ली है, सी में तरौली है, डी में आपका किराना है। मित्रों फट से बताइए कि गंगूबाई हंगल किस घराने की है। मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब किराना घराना से मित्रों का संबंध है। गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है, तो किराना घराना से। मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों खेल कीजिएगा, गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है। फट से मित्रों बताइए कि गुलाम रसूल साहब किस घराने से संबंधित है। ए में आपका आगरा घराना, बी में ग्वालियर घराना, सी में मित्रों आपका जयपुर घराना, डी में आपका लखनऊ घराना। मित्रों फट से बताइए कि गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुलाम रसूल का संबंध जो था मित्रों लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा, प्रारंभ में नोम तोम के आलाप की विशेषता किस घराने में मिलती है। फट से मित्रों बताइए कि प्रारंभ में नोम तोम की आलाप की विशेषता किस घराने में मिलती है। ए में मित्रों आपका है आगरा घराना, बी में किराना घराना, सी में लखनऊ, डी में आपका मैहर घराना है। मित्रों फट से बताइए कि प्रारंभ में नोम तोम के आलाप की विशेषता किस घराने में मिलती है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आगरा घराना। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे, ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। फट से मित्रों बताइए कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। ए में आपका सूल ताल है, बी में झप ताल है, सी में चाचर है, डी में आपका मित्रों कहरवा ताल है। मित्रों फट से बताइए कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है। तो चाचर ताल जो है मित्रों ठुमरी के साथ सबसे अधिक बजती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। ए में आपका तबला है, बी में मृदंग है, सी में पखावज है, डी में आपका डुग्गी है। फट से मित्रों बताइए कि ठुमरी गायकी के साथ मित्रों कौन सा ताल बजाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों तबला जैसे मित्रों ठुमरी गायकी के साथ मित्रों बजाया जाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है। ए में आपका टप्पा है, बी में ठुमरी है, सी में धमार है, डी में आपका ध्रुपद है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है। मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रों ठुमरी का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है। ए में आपका मित्रों बिहार है, बी में बनारस है, सी में दिल्ली है, डी में आपका लखनऊ है। मित्रों यह भी प्रश्न मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर बनारस 100% आप लोगों का सही है। मित्रों बी आंसर 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा, ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है। फट से मित्रों बताइए कि ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है। ए मित्रों तंत्रकारी अंग, बी में राग अंग, सी में भाषा, डी मित्रों कथक अंग है। मित्रों फट से बताइए कि ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग अंग है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा, दूसरा गीत में आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है। फट से मित्रों बताइए कि बेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है। ए मित्रों आपका गीत है, बी में तराना है, सी में ख्याल है, डी में आपका टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा टप्पा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, टप्पा गायकी
किस ताल में गाई जाती है? फट से मित्रों बताइए कि टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? ए में आपका 3 ताल है, बी में टप्पा ताल है, सी में धमार ताल है, डी मित्रों प्रोदस्त ताल है। फट से मित्रों बताइए कि टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टप्पा जो है मित्रों टप्पा ही में गाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? फट से मित्रों बताइए कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 12 है, बी में 14 है, सी में 16 है, डी में आपका 10 है। फट से मित्रों बताइए कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, 16, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? ए में आपका हिंदी, बी में संस्कृत, सी में पंजाबी, डी मित्रों ब्रज है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा टप्पा पंजाबी भाषा का है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, साधारणी गीत के लक्षण हमें आज किस में मिलते हैं? ए में मित्रों है टप्पा, बी में ख्याल, सी में त्रिवट, डी मित्रों गजल है। मित्रों फट से बताइए कि साधारणी गीत के लक्षण हमें आज किस में मिलती है? मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ख्याल में मिलती है। मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? ए में आपका छोटा ख्याल है, बी में बड़ा ख्याल है, सी में मध्यम ख्याल है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बड़ा ख्याल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजता है? फट से मित्रों बताइए ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजता है? ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में मृदंग है, डी में आपका नाल है। फट से मित्रों बताइए कि ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजता है? मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब तबला आंसर मित्रों आपका सही है। 42 नंबर प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए, चाहे उसके लिए आपको जितना भी परिश्रम की ओर नहीं करना पड़े। मित्रों सफलता आपके कदमों के तले आ जाएगी। ठीक है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, जल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? ठीक है, फट से मित्रों बताइएगा, जल यहाँ पर मित्रों नहीं होना चाहिए। ध्यान मित्रों यह जैसे मिसप्रिंट क्वेश्चन टाइप किया हुआ था, इसको मित्रों इग्नोर कर करके हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में गजल, ठीक है, भारत में गजल को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे जाता है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह जो मित्रों आपका प्रश्न हो जाएगा, जो आपको बोले थे कि गलत है, मित्रों गजल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ग जल, जल नहीं हुआ, ग इसमें छूट गया था, गजल। ठीक है, गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? ये मित्रों आपको फारस के लोक संगीत से, बी मित्रों भारत से, सी में साधारणी गीत से, डी मित्रों ख्याल तथा धमाल से। तो मित्रों गजल की जो मित्रों उत्पत्ति मानी गई है। 42 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों अब आप जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों आपको हम क्लियर कर दिए कि गजल लिखा हुआ ही है। तो गजल की उत्पत्ति मित्रों फारस के लोक संगीत से हुई है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न से हम लोग को 42 नंबर प्रश्न क्लियर हुआ, इसलिए प्रश्न हम लोग के लिए बहुत ही गुड लक प्रश्न है। भारत में गजल को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे जाता है? तानसेन को, बी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, सी में अमीर खुसरो को, डी मित्रों उस्ताद अमीर खां को। मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही गजल के मित्रों हस्ती थे। तो मित्रों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी नंबर आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, गजल की रचना विविध छंद में होती है, उसे क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि गजल की रचना विविध छंदों में होती है, मित्रों उसे क्या कहते हैं? अस्थाई, छंद, शेर, बहर। फट से मित्रों बताइए
कि गजल की रचना विविध छंदों में होती है, उससे जो मित्रों हम कहते हैं। 44 नंबर प्रश्न का आंसर उसे बहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगले प्रश्न आपका है, गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? ए में आपका स्वर सागर है, बी में राग सागर है, सी में गीत सागर है, डी मित्रों सरगम सागर है। मित्रों फट से बताइए कि गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को मित्रों क्या कहते हैं? 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों राग सागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? फट से मित्रों बताइए वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? और यदि यह प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं और सबसे पहले नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख की बात है। आप समझिए कि म्यूजिक से पढ़ना ही छोड़ दीजिए, आपको पढ़ने का कोई हक अधिकार नहीं है। यदि पुनः फिर भी सर में कुछ बचा हुआ है तो आज से पढ़ना शुरू करिए। नहीं, वेदों की संख्या 4 एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी 100% सभी मित्रों का सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं? और से मित्रों बताइए कि कितने वेद है जो संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं? बहुत ही मित्रों अजूबा प्रश्न है, परंतु मित्रों इसका आंसर एकदम सटीक है मित्रों 4 2 0 1। और से मित्रों बताते चले कि चारों का चारों जो वेद है आपको संस्कृत में लिखा गया था 0, मतलब एक भी ऐसा वेद नहीं है जिसको संस्कृत में नहीं लिखा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। मतलब ये जो प्रश्न आपको दिया था कंफ्यूज करने के लिए दिया था ताकि एग्जाम में आप फंस जाएं। 48 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। संगीत संबंधित सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है? चारों वेद का नाम मित्रों आपको लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मित्रों संगीत का जैसे मित्रों बेहतरीन जानकारी मित्रों कौन से वेद में मिलता है मित्रों बताते चले कि 48 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट्स में दीजिए। तो संगीत संबंधित सामग्री मित्रों सर्वाधिक जो मिलता है आपको सामवेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 49 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। सामवेद का उपवेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद या नाट्य शास्त्र को? मित्रों फट से बताइए कि सामवेद का उपवेद किसे कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि सामवेद का जो मित्रों उपवेद है आपको गंधर्ववेद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको जैसे प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप बताइए कि मॉक टेस्ट 7 का मित्रों आपको टोटल 49 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। जैसे कि मित्रों हम बार बार बताते हैं कि जैसे सीरियल नंबर से लिखा हुआ इसी तरीके से आपको ब्लैंक्स में क्वेश्चन को लिख लेना है। मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 49 नंबर का हम जो आंसर बताएं बी, तो यदि आपका यदि बी है तो आप 49 नंबर में से सही कर लीजिए, गलत है तो गलत कर लीजिए। 48 के मान लीजिए हम सी बताएं, यदि आप सी है तो सही कर लीजिए, गलत है तो गलत कर लीजिए। अब जो लास्ट में आप हमको गिन करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको सही हुआ। मान लीजिए कि 49 प्रश्न में तो मान लीजिए 48 सही हुआ तो 48 लिख देंगे, 20 सही हुआ तो 20 लिख देंगे, 30 सही हुआ तो 30 लिख देंगे। इससे मित्रों हम आपको नोट करेंगे कि आपको तैयारी किस लेवल में चल रहा है और मित्रों अभी और आपको कितने तैयारी की जरूरत है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों बीपीएससी 4.0 के लिए मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों पैकेज तैयार किया गया था। मित्रों आप पैकेज को जरूर इस नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करके मित्रों आप जरूर परचेज कर लें ताकि आपका रिजल्ट मित्रों 100% हो सके। मित्रों तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।